नमस्कार दोस्तों, अगाथा क्रिस्टी के जासूसी उपन्यास स्पार्कलिंग साइनाइड के भाग 1 में अब तक आपने सुना रोज़मेरी बार्टन के निधन को करीब 1 साल होने को आया। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खाली दिमाग भी। वो बहुत अमीर थी और उसके कई आशिक थे। फिर भी उसने अपने से बहुत बड़े उम्र के आदमी के साथ शादी की थी और शादी के बाद कुछ और मर्दों से उसके अंतरंग संबंध थे। उसके जन्मदिन की पार्टी में, जहां उसकी साइनाइड खाने से मृत्यु हुई थी, एक गोल मेज़ पे बैठे थे उससे 6 साल छोटी उसकी 17 साल की बहन आइरिस, उसका प्रेमी एंथनी ब्राउन, वो स्वयं, उसका अंतरंग प्रेमी स्टीफन फैराडे, उसके पति की होनहार सेक्रेटरी रूथ लेसिंग, उसका पति जॉर्ज बार्टन और स्टीफन फैराडे की पत्नी लेडी एलेक्जेंड्रा फैराडे। पहल रोज़मेरी की मौत को खुदकुशी मान लिया जाता है, जब तक कि कुछ महीने बाद उसके पति को 2 खत मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि उसकी पत्नी का दरअसल खून हुआ है। अब जॉर्ज बार्टन तलाश में है कि पता लगा सके कि वो खूनी कौन हो सकता है, और वो आइरिस से, जो अब 18 साल की हो चुकी है और सोसाइटी में उठना बैठना शुरू कर चुकी है, बहुत कुछ पूछताछ करने लगता है। आइरिस कभी भी अपनी बहन के बहुत करीब नहीं रही थी, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा नहीं पता होता कि उसकी बहन कैसी थी, और अगर कोई उसका खून कर सकता है तो वो कौन है और क्यों करेगा। एंथनी ब्राउन कौन है, कहाँ का मूल निवासी है, कोई नहीं जानता, लेकिन रोज़मेरी के एक आवारा भाई से उसे पता चलता है कि एंथनी ब्राउन जेल में रह चुका है और अपराधी किस्म का आदमी है, जो वो उसे बता देती है। एंथनी ब्राउन हालांकि रोज़मेरी का बहुत नज़दीकी दोस्त होता है, परंतु ये जानकर कि रोज़मेरी को उसकी असलियत के बारे में मालूम है, चिंता करने लगता है और उसको धमकी देता है कि वो चुप रहे, नहीं तो उसका खून हो सकता है। बेवकूफ़ रोज़मेरी उसकी बात को हंसी में उड़ा देती है, जिससे एंथनी ब्राउन परेशान हो उठता है और सोचता है कि इस रोज़मेरी को हमेशा खामोश करने का तरीका सोचना पड़ेगा। रूथ लेसिंग 23 साल की उम्र में जॉर्ज बार्टन के लिए काम करने आती है, और वो ना ही केवल उसका काम संभाल लेती है, परंतु जॉर्ज बार्टन को भी संभाल लेती है। अब वह 29 की हो चुकी है, परंतु वैसी ही दिखती है। उसे रोज़मेरी बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब उसे रोज़मेरी के आवारा कज़न विक्टर ड्रेक को इंग्लैंड छोड़ ब्यूनस आयर्स जाने के लिए पैसे देना और जहाज़ तक छोड़कर आने का काम मिलता है, तो विक्टर से मुलाकात उसे बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि विक्टर उसके मन में छुपे भावों को कुरेद कर ऊपर ले आता है। और अब रूथ को पता चलता है कि वो रोज़मेरी से कितनी नफ़रत करती है। वो जॉर्ज बार्टन को उससे शादी करने के लिए मना सकती थी, लेकिन भला की खूबसूरत और बेवकूफ़ रोज़मेरी के आने से ऐसा नहीं हो पाता। विक्टर उसे एहसास दिलाता है कि अगर रोज़मेरी मर जाए तो ज़रूर जॉर्ज बार्टन उससे शादी कर लेगा। स्टीफन फैराडे मेधावी व्यक्ति है, जो गरीब परिवार से था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और चालाकी से बहुत बड़े राजनीतिक परिवार की आम सी दिखने वाली लेकिन बुद्धिमान लड़की एलेक्जेंड्रा हेल को मोहित कर लेता है और उससे शादी कर लेता है। वो पहले से ही संसद का एक चुनाव जीत चुका होता है, और अब रसूख वाले परिवार में शादी करके वो अपनी स्थिति को और भी दृढ़ बना लेता है। फिर उसकी मुलाकात होती है भला की सुंदर रोज़मेरी से, और उनके संबंध इतने निकट के हो जाते हैं कि स्टीफन को डर लगने लगता है कि जो उसने इतनी मेहनत और चालाकी से अपने लिए ज़िंदगी बनाई है, वो बर्बाद ना हो जाए। लेकिन रोज़मेरी उससे रिश्ता ख़त्म करना तो दूर, अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार बैठी होती है और चाहती है कि स्टीफन भी अपनी पत्नी को छोड़ दे और वे दोनों दूर कहीं निकल जाएं। रोज़मेरी की बेवकूफ़ी भरे ज़िद को देखते हुए स्टीफन को लगता है कि उसको मार डालने के अलावा अब उसके पास कोई चारा नहीं है। अब आगे सुनिए। स्पार्कलिंग साइनाइड भाग 1
अध्याय 5। एलेक्जेंड्रा फेराडे। सैंड्रा फेराडे रोज़मेरी बार्टन को भूली नहीं थी। इस पल भी वह उसके बारे में ही सोच रही थी। उसके रेस्तरां में मेज़ पर औंधे मुंह गिरे पड़े होने के बारे में सोच रही थी। उसे अपना ही तेज़ी से सांस खींचना याद आया और ये भी कि कैसे नज़रें उठाकर देखने पर उसने पाया था कि स्टीफन उसे देख रहा था। क्या स्टीफन ने उसकी आंखों में सच पढ़ लिया था? क्या उसने उसके नफ़रत, डर और विजय के मिले जुले भाव को भांप लिया था? अब से लगभग 1 वर्ष पहले, और सैंड्रा के मन में इस तरह ताज़ा जैसे कल ही हुआ हो। रोज़मेरी, एक यादगार। कितने भयंकर रूप से सच था ये। किसी के मरने का कोई मतलब नहीं अगर वह आपके मन में जिंदा है तो। रोज़मेरी ने यही किया था, सैंड्रा के मन में और स्टीफन के भी। उसे पता तो नहीं था, मगर उसे लगा कि ऐसा हो सकता था। लग्ज़मबर्ग, वह घिनौनी जगह, वहाँ का बढ़िया खाना, चुस्त दुरुस्त सेवाएं और शानदार साज सज्जा। ऐसी जगह जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। लोग हमेशा आपको वहाँ बुलाते रहते थे। वह भूलना चाहती थी, लेकिन हर चीज़ उसे याद दिलाने की साजिश कर रही थी। अब तो फेयर हेवन भी नहीं बचा था, अब जबकि जॉर्ज बार्टन आकर लिटिल प्रायर्स में रहने लगा था। जॉर्ज के लिए ऐसा करना कुछ अनोखी बात थी। जॉर्ज बार्टन पूरी तरह अजीब आदमी था, एक ऐसा पड़ोसी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लिटिल प्रायर्स में उसकी उपस्थिति सैंड्रा के लिए फेयर हेवन की सुंदरता और शांति को भंग कर देती थी। इन गर्मियों तक ये जगह हमेशा भले चंगे होने और सुकून पाने की जगह रही थी, ऐसी जगह जहाँ वह और स्टीफन खुश रहते थे, अगर वे कभी खुश थे तो। उसके होंठ भिंच गए। हाँ, 1000 बार हाँ, वह खुश रहते अगर रोज़मेरी न होती तो। रोज़मेरी ही थी जिसने उनके परस्पर भरोसे और कोमलता के उस महल को तोड़ा था जिसे उसने और स्टीफन ने मिलकर बनाना शुरू किया था। कुछ था, कोई कुदरती समझ, जिसने सैंड्रा को स्टीफन के लिए अपने सच्चे प्यार और समर्पण को उससे छुपाने के लिए आदेश दिया था। वह उसे उसी पल से प्यार करने लगी थी जब वह किडरमिंस्टर हाउस में कमरा पार करके उस तक आया था, शर्मीला होने का नाटक करते हुए, ये दिखाते हुए कि वो नहीं जानता था कि सैंड्रा कौन थी, क्योंकि वो जानता था। वो कह नहीं सकती थी कब उसने पहली बार इस सच को पहचाना था। शायद शादी के कुछ समय बाद, जब स्टीफन संसद में किसी बिल को पास कराने के लिए ज़रूरी चालाकी के बारे में उसे समझा रहा था। उस वक्त उसके मन में उमड़ता सा ख्याल आया था, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? बाद में उसे एहसास हुआ कि दरअसल ये वैसी ही चाल थी जैसी उसने उस दिन किडरमिंस्टर हाउस में इस्तेमाल की थी। उसने इस जानकारी को बिना हैरानी के स्वीकार कर लिया था, जैसे वो ऐसी बात हो जिसे वह काफ़ी अरसे से जानती थी, लेकिन जो उसके मन की सतह पर अभी अभी उभरी थी। उनकी शादी के दिन से ही वो जान गई थी कि स्टीफन उसे उस तरह प्यार नहीं करता जिस तरह वो उससे करती थी, लेकिन उसे ये भी मुमकिन लगता था कि स्टीफन में इस तरह प्यार करने की ताकत ही ना हो। सैंड्रा की इस तरह प्यार करने की ताकत उसकी अपनी दुखदाई विरासत थी। वह जानती थी कि इस तरह जुनून से मोहब्बत करना, इतनी उग्रता से, औरतों में बहुत विरल था। वह उसके लिए खुशी से मर सकती थी, वह उसके लिए झूठ बोलने को तैयार थी, उसके लिए षड्यंत्र रचने को भी, उसके लिए दुख सहने को भी। इसकी बजाय उसने गर्व और संकोच के साथ वो जगह स्वीकार कर ली थी जो स्टीफन चाहता था कि वो भरे। स्टीफन उसका सहयोग, हमदर्दी और मानसिक स्तर पर सक्रिय साथ चाहता था। वह उससे उसका दिल नहीं, दिमाग चाहता था, और वो भौतिक सुविधाएं भी जो सैंड्रा के जन्म ने उसे बख्शी थीं।
एक चीज़ वह कभी नहीं करेगी, स्टीफन के प्रति ऐसा प्यार दिखाकर उसे शर्मिंदा करना जैसा प्यार वह सही ढंग से लौटा ना सके। वह सच में ये मानती थी कि स्टीफन उसे पसंद करता था, कि वह उसका साथ पाकर खुश होता था। वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती जब उसका बोझ बहुत हल्का हो जाएगा, कोमलता और दोस्ती से भरा भविष्य। वह समझती थी कि स्टीफन उसे अपने ढंग से प्रेम करता था। और फिर रोज़मेरी चली आई। कभी कभी वह होंठ टेढ़े करके एक वक्र मुस्कान के साथ सोचती कि स्टीफन सोच भी कैसे सकता था कि उसे इस बात का पता नहीं होगा। वो तो सेंट मॉरिट्स में उस पहले क्षण से ही जानती थी जब उसने लक्ष्य किया था कि स्टीफन किस तरह उस औरत को देख रहा था। जिस दिन वह औरत स्टीफन की रखैल बनी थी, सैंड्रा उसी दिन ये भी जान गई थी। सैंड्रा जानती थी वो औरत कौन सा इस्तेमाल करती थी। वह स्टीफन के खोई खोई आंखों वाले शालीन चेहरे में पढ़ लेती थी कि उसकी यादें क्या थीं, वह किसके बारे में सोच रहा था। उस औरत के बारे में, वही औरत जिसके पास से वह अभी आया था। सैंड्रा ने शांत भाव से सोचा कि इस बात का अंदाज लगाना भी मुश्किल था कि वह किस पीड़ा से गुजरी थी। दिन पर दिन सहना, एक शापित की पीड़ा, अपने साहस में यकीन के अलावा बिना किसी और सहारे के, अपनी पैदाइश खुददारी में यकीन। वो कभी ये जाहिर नहीं होने देती कि वह क्या महसूस करती थी। उसका वज़न कम हो गया, वह दुबली और फीकी पड़ती गई। मांस अधिक खिंच जाने के कारण सिर और कंधों की हड्डियां पहले से ज़्यादा उभर आईं। वह ज़बरदस्ती खा तो लेती, मगर अपने को सोने के लिए मजबूर नहीं कर पाती। सूखी आँखों से अंधेरे में टकटकी बांधे वह लंबी रातें लेटे लेटे काटती। नशीली दवाएं लेना वह कमज़ोरी समझती थी। वह इंतज़ार करती। अपने को आहत दिखाना, गिड़गिड़ाना या विरोध करना, ये सब बातें उसे घिनौनी लगतीं। उसके पास सुख का एक ही टुकड़ा था, छोटा सा। स्टीफन उससे अलग होना नहीं चाहता था। ये सही था कि ऐसा उसके अपने करियर के लिए था, न कि सैंड्रा के प्रति लगाव के कारण। फिर भी ये सच तो था, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शायद किसी दिन ये दीवानगी खत्म हो जाए। आखिर स्टीफन को उस लड़की में क्या दिखाई देता था? वह आकर्षक थी, खूबसूरत, मगर ऐसी तो दूसरी औरतें भी थीं। उसे रोज़मेरी में ऐसा क्या दिखता था जो उसे मोहित करता था? वह दिमाग से खाली थी, बेवकूफ़, और सैंड्रा इस ख्याल को खास तौर पर पकड़े रखती कि वह खास दिलचस्प भी नहीं थी। अगर उसके पास हाजिर जवाबी, आकर्षित या उत्तेजित करने वाला अंदाज होता तो यही चीज़ें मर्दों को बांधती थीं। सैंड्रा इस यकीन को थामी थी कि ये किस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, कि स्टीफन इससे ऊब जाएगा। सैंड्रा को पूरा यकीन था कि स्टीफन की जीवन में असली दिलचस्पी उसका काम थी। वह बहुत बड़े कामों के लिए बना था और वह यह जानता भी था। उसके पास एक काबिल राजनीतिज्ञ का दिमाग था और वह उसका इस्तेमाल करके खुश होता था। उसके जीवन का यही काम मुकर्रर था। ज़रूर ही जब मोह कम होने लगेगा तो वह इस सच को पहचानेगा। सैंड्रा ने कभी भी एक पल के लिए भी उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। ये ख्याल उसे आया ही नहीं। वह तन मन से उसकी थी। स्टीफन चाहे उसे अपनाए या छोड़े, वह सैंड्रा की जिंदगी था, उसका अस्तित्व। सैंड्रा के अंदर मोहब्बत एक सदियों पुरानी ताकत के साथ धधकती थी। एक क्षण ऐसा भी था जब उसे उम्मीद थी। वे फेयरहेवन गए थे। स्टीफन सहज लग रहा था। अचानक सैंड्रा को अपने दोनों के बीच पुरानी संवेदना फिर से जागती महसूस हुई। उसके दिल में उम्मीद जगी। स्टीफन अभी भी उसे चाहता था, उसके साथ में खुश होता था, उसकी राय पर भरोसा करता था। उस पल के लिए तो वह उस औरत के शिकंजे से निकल आया था। वह ज़्यादा खुश लग रहा था।
अपने आप जैसा। कुछ भी हमेशा के लिए तबाह नहीं हुआ था। वह उस रिश्ते से उबर रहा था। सिर्फ अगर वह उस औरत से रिश्ता तोड़ देने का फैसला कर ले तो। फिर वे लंदन लौट गए और स्टीफन फिर से बदल गया। वह फिर से थका हारा, फिक्रमंद और बीमार लगने लगा। वह अपने काम में भी मन नहीं लगा पाता। सैंड्रा को लगता वो वजह जानती थी। रोज़मेरी चाहती थी कि स्टीफन उसके साथ भाग जाए। स्टीफन ये कदम उठाने के लिए अपने मन को मजबूत कर रहा था, हर उस चीज़ से नाता तोड़ने के लिए जिसकी वो सबसे ज़्यादा परवाह करता था, नादानी, पागलपन। वह इस तरह का आदमी था जिसके लिए उसका काम सबसे पहले आता था, बिल्कुल एक इंग्लैंड वासी जैसा। भीतर कहीं गहरे में वो भी ये जानता होगा। हाँ, मगर रोज़मेरी बहुत खूबसूरत थी और बहुत बेवकूफ़ भी। स्टीफन पहला आदमी नहीं होगा एक औरत के लिए अपना करियर जानबूझकर ख़राब कर देने और बाद में उसके लिए पछताने वाला। एक दिन सैंड्रा ने एक कॉकटेल पार्टी में कुछ शब्द सुन लिए। जॉर्ज से कह रही हूँ, हमें फैसला करना होगा। इसके शीघ्र बाद ही रोज़मेरी को फ्लू हो गया था। मान लो उसे निमोनिया हो गया तो। फ्लू के बाद लोगों को हो जाता था। पिछली गर्मियों में ही उसकी एक जवान दोस्त इसी तरह चल बसी थी। अगर रोज़मेरी मर गई तो। उसने इस ख्याल को दबाने की कोशिश नहीं की। वह अपने पर हैरान भी नहीं हुई। वह इतनी मध्यकालीन तो ज़रूर थी कि स्थिर शांत मन से नफ़रत करती। वह रोज़मेरी बार्टन से नफ़रत करती थी। अगर सोच से किसी को मारा जा सकता तो वह उसे मार देती, मगर सोच किसी को मारती नहीं। सिर्फ सोच काफ़ी नहीं होती। लग्जमबर्ग में उस रात रोज़मेरी कितनी सुंदर लग रही थी। महिलाओं के क्लोक रूम में उसकी हल्के रंग की फर उसके कंधों से ढलकती हुई, अपनी बीमारी के बाद दुबली और जर्द, नाजुक हाव भाव उसकी खूबसूरती को अलौकिक बना रहे थे। वह अपने चेहरे को संवारती शीशे के सामने खड़ी थी। उसके पीछे खड़ी सैंड्रा ने शीशे में दोनों के बिंब देखे। उसका अपना चेहरा एक बुत जैसा, ठंडा, निर्जीव, कोई भाव नहीं। आप कहते एक भावना रहित कठोर औरत। और तब रोज़मेरी ने कहा था, ओ सैंड्रा, क्या मैं पूरा शीशा रोके हुए हूँ? मैंने कर लिया है। इस भयानक फ्लू ने तो मुझे कमज़ोर कर दिया है। कैसी दिखती हूँ मैं अभी भी काफ़ी कमज़ोरी और सिरदर्द महसूस करती हूँ। सैंड्रा ने शालीन हमदर्दी से पूछा, क्या आज तुम्हें सिरदर्द है? थोड़ा सा। तुम्हारे पास एस्पिरिन है क्या? कैशे फेवर है। उसने अपना बैग खोलकर कैप्सूल निकाला। रोज़मेरी ने वह ले लिया। मैं इसे अपने बैग में रख लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। उस काले बालों वाली लड़की बार्टन की सेक्रेटरी ने यह सारा लेन देन देखा था। वह अपनी बारी आने पर शीशे तक आई और चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाया। लड़की देखने में अच्छी थी, लगभग सुंदर ही। सैंड्रा को लगा कि वह रोज़मेरी को पसंद नहीं करती थी। फिर वे क्लोक रूम से बाहर चली गई थीं। पहले सैंड्रा, फिर रोज़मेरी, फिर मिस लेसिंग। ओह हाँ, वह लड़की आइरिस, रोज़मेरी की बहन भी वहाँ थी। बहुत उत्तेजित, बड़ी बड़ी स्लेटी आँखों वाली, स्कूली लड़कियों वाली सफ़ेद पोशाक में। वे सब बाहर आ गई थीं मर्दों के पास। और तब हेड वेटर हड़बड़ाया हुआ आया था और उन्हें उनकी मेज़ तक पहुँचाया था। वे गुंबद नुमा तोरण के नीचे से गुजरे थे और ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं जो उन्हें चेतावनी देता कि वह उस दरवाजे से कभी जिंदा बाहर नहीं निकलेगी। अध्याय 6। जॉर्ज बार्टन। रोज़मेरी। जॉर्ज ने अपना ग्लास नीचे किया और उल्लू की तरह एक टक आग को देखने लगा। उसने इतनी पी ली थी कि नशे में भावुक होकर खुद पर तरस खाने लगा। कितनी खूबसूरत लड़की थी वह हमेशा उसके लिए पागल रहा। वह ये जानती थी
लेकिन जॉर्ज हमेशा यही समझता था कि वह उस पर सिर्फ हंसेगी। जब जॉर्ज ने पहली बार उससे शादी के लिए पूछा था तो भी उसने पूरे यकीन के साथ ऐसा नहीं किया था। वह घास काटता रहा था और मुंह में बुदबुदाता रहा था, निरे बेवकूफ़ की तरह पेश आता हुआ। जानती हो लड़की, कभी भी तुम्हें सिर्फ कहना है। मैं जानता हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम तो मुझे देखोगी भी नहीं। मैं हमेशा से ही बहुत बड़ा बेवकूफ़ रहा हूँ। एक छोटी सी कॉरपोरेशन भी है, मगर तुम जानती हो मैं कैसे महसूस करता हूँ, जानती हो ना? मेरा मतलब है मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ मेरे लिए ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी सोचा कह तो दूँ। और रोज़मरी ने हंसकर उसके सिर को चूम लिया था। तुम प्यारे हो जॉर्ज, और मैं यह प्रस्ताव याद रखूंगी, मगर अभी मैं किसी से शादी नहीं कर रही। और जॉर्ज ने संजीदगी से कहा था, ठीक है, आसपास देखने के लिए काफ़ी वक्त ले लो, तुम अपने मन का चुन सकती हो। जॉर्ज को कभी उम्मीद नहीं रही थी, सही मायने में उम्मीद। इसीलिए वह इतना स्तब्ध था, यकीन नहीं कर पाया था जब रोज़मेरी ने कहा था कि वह उससे शादी कर रही थी। बेशक वह उससे मोहब्बत नहीं करती थी, वह ये भली भांति जानता था। सच तो ये है कि रोज़मेरी ने इसे स्वीकार भी किया था। तुम समझते हो ना, मैं बस जाना चाहती हूँ, खुश होना और सुरक्षित महसूस करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैं ऐसा महसूस करूँगी। मैं प्यार करने से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं क्यों वह कभी सही नहीं होता और उसका अंत बुरा ही होता है। तुम मुझे पसंद हो जॉर्ज, तुम भले हो, अच्छे हो, और तुम्हें लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ। जॉर्ज ने कुछ उखड़े हुए ढंग से जवाब दिया, धीरे धीरे हम राजाओं जैसे खुश होंगे। ये कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं था, वे खुश थे। जॉर्ज का मन हमेशा घमंड से खाली रहा था। उसने हमेशा खुद को समझाया था कि मुश्किलें तो रहेंगी। रोज़मेरी उस जैसे उबाऊ आदमी के साथ संतुष्ट तो नहीं रहेगी, कुछ न कुछ कांड तो होंगे। उसने अपने आप को सिखा लिया था कि वह ये कांड मंजूर कर लेगा। वह इस यकीन को पकड़कर चलेगा कि उनका असर देर तक नहीं रहेगा। रोज़मेरी हमेशा उसके पास लौट आएगी। वह एक बार इस नज़रिए को अपना लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वह उसे प्यार तो करती थी, उसके लिए रोज़मेरी का प्यार लगातार एक सा था। वह रोज़मेरी की इश्कबाजियों और प्रेम संबंधों से बिल्कुल अलग जिंदा था। जॉर्ज ने खुद को इन्हें झेलना सिखा लिया था। उसने अपने को समझा लिया था कि रोज़मेरी की जज्बाती तबीयत और अनोखी खूबसूरती को देखते हुए ऐसा होना लाजमी था। जिस बात का उसे अंदाज़ा नहीं था वह थी उसकी अपनी प्रतिक्रिया। उस नौजवान के साथ इश्कबाजी कोई ख़ास बात नहीं थी, मगर जब उसे एक गंभीर प्रेम संबंध का आभास हुआ तो उसे काफ़ी जल्दी पता लग गया था। उसे रोज़मेरी में बदलाव का एहसास हो गया था। बढ़ती उत्तेजना, निखरता रूप, दमकती कांति, और फिर जो उसकी समझ ने उसे बताया था उसे बदसूरत ठोस तथ्यों ने पक्का कर दिया था। एक दिन वह रोज़मेरी की बैठक में आया था तो रोज़मेरी ने तपाक से उस खत को हाथ से ढक लिया था जो वह लिख रही थी। वो तभी समझ गया था रोज़मेरी अपने प्रेमी को खत लिख रही थी। फिलहाल जब वह कमरे से बाहर गई तो जॉर्ज ने जाकर स्याही सोखता देखा। खत को रोज़मेरी अपने साथ ले गई थी, मगर स्याही सोखता नया था। जॉर्ज ने उसे उठाकर कमरे के परले सिरे पर रखे शीशे के सामने रखकर देखा और रोज़मेरी की सुंदर लिखाई में ये शब्द देखे, मेरे प्यारे महबूब। उसके कानों में खून सरसराने लगा। उस एक पल में उसे समझ आ गया ओथेलो को क्या महसूस हुआ होगा। सही इरादे, केवल असली आदमी का ही महत्व था। जॉर्ज उस आदमी का बेदर्दी से खून कर देगा। कौन था वह शख्स ब्राउन या वह शख्स आदमी स्टीफन फेराडे?
दोनों की नज़रें रोज़मेरी पर थीं। उसे शीशे में अपना चेहरा दिखा। उसकी आंखें खून से सुर्ख थीं। लग रहा था जैसे उसे अभी दौरा पड़ने वाला था। उस घड़ी को याद करते हुए जॉर्ज बार्टन के हाथ से गिलास नीचे गिर गया। एक बार फिर लगा जैसे उसकी सांस रुक रही थी। कानों में खून सरसरा रहा था। अब भी कोशिश करके उसने यादों को परे धकेला। फिर से ये सब याद नहीं करना होगा। ये सब बीत चुका था, खत्म हो गया था। वह अब फिर कभी दुख नहीं सहेगा। रोज़मेरी मर चुकी थी और शांति में थी, और वह खुद भी चैन से था। अब और पीड़ा नहीं। अजीब था कि उसके लिए रोज़मेरी की मौत के ये मायने थे। सुकून। उसने रूथ को भी ये नहीं बताया था। रूथ एक अच्छी लड़की, जिसके पास अच्छा दिमाग था। सच में पता नहीं रूथ के बिना वह क्या करता। वह किस तरह उसकी मदद करती थी, किस तरह हमदर्दी रखती थी, और सेक्स के लिए कभी कोई इशारा नहीं। रोज़मेरी की तरह मर्दों के लिए पागल नहीं। रोज़मेरी। रेस्तरां में गोल मेज़ के पास बैठी रोज़मेरी। फ्लू के बाद से चेहरा थोड़ा पतला, कुछ दुबली, लेकिन खूबसूरत। कितनी खूबसूरत। और सिर्फ 1 घंटे बाद ही। नहीं, वह इसके बारे में नहीं सोचेगा, इस वक्त नहीं। उसकी तदबीर, वह अपनी तदबीर के बारे में सोचेगा। पहले वह रेस के साथ बात करेगा। वह रेस को खत दिखाएगा। रेस का उन खतों के बारे में क्या कहना होगा। आइरिस तो हक्की बक्की रह गई थी। जाहिर था कि उसे इसके बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं था। खैर, अब बात उसके हाथ में थी। उसने सब तय कर रखा था। तदबीर। सब कुछ तैयार था। उसने सब तय कर रखा था। नवंबर 2, ऑल सोल्स डे। ये अच्छा पुट था। बेशक लग्जमबर्ग में ही। वह उसी मेज़ को पाने की कोशिश करेगा, और वही मेहमान भी। एंथनी ब्राउन, स्टीफन फैराडे, सैंड्रा फैराडे, बेशक रूथ, आइरिस और वह खुद भी। और फिर बेजोड़ से 7वें आसमान के लिए वह रेस को बुला लेगा। रेस जिसे शुरू से ही डिनर पर आना ही था, और एक जगह खाली रहेगी। बहुत बढ़िया रहेगा। नाटकीय। जुर्म का दोहराया जाना। खैर, दोहराया जाना तो नहीं। उसका मन पीछे को लौट गया। रोज़मेरी का जन्मदिन। रोज़मेरी मेज़ पर आगे को गिरी हुई मृत। भाग 1 समाप्त। भाग 2 अध्याय 1। ल्यूसिला ड्रेक चहक रही थी। परिवार के लोग हमेशा यही शब्द इस्तेमाल करते थे, और ल्यूसिला के होठों से निकलती आवाज़ों के लिए यही सही वर्णन था। इस सुबह उसे कई चीज़ों से सरोकार था। इतनी ज़्यादा कि उसे किसी एक को ध्यान दे पाना मुश्किल लग रहा था। जल्दी ही वापस शहर जाना था, और उसके साथ जुड़ी घर बार की परेशानियाँ, नौकर चाकर, घर का इंतज़ाम, सर्दियों के लिए सामान इकट्ठा करना, हज़ारों छोटी छोटी चीज़ें। ये सब आइरिस की सूरत को लेकर उसकी चिंता के साथ होड़ लगा रहा था। सच में डियर, मैं तुम्हें लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। तुम इतनी जर्द और कमज़ोर दिखाई देती हो, जैसे सो ना पाई हो। क्या तुम सोई थी? अगर नहीं तो डॉक्टर वाइली की तैयार की हुई वो दवा है, या शायद डॉक्टर गैस्कल की। जिससे मुझे याद आया, मुझे जाकर खुद पंसारी से बात करनी होगी। या तो नौकरानियाँ अपने आप सामान मंगवाती रही हैं, या वही धोखाधड़ी कर रहा है। साबुन के टुकड़ों के पैकेट ही पैकेट, और मैं हफ्ते में 3 से ज़्यादा की इजाज़त कभी नहीं देती। शायद कोई टॉनिक बेहतर रहेगा। ईटन सिरप जब मैं छोटी लड़की थी तब दिया जाता था। और हाँ, पालक। मैं रसोइये से कह दूंगी कि दोपहर के खाने के लिए पालक बनाए। आइरिस इतनी सुस्त थी और मिसेस ड्रेक के बोलने के ढंग की इतनी आदी कि उसने ये भी नहीं पूछा कि डॉक्टर गैस्कल के जिक्र से उसे पंसारी की याद क्यों आई। हालांकि अगर वह ऐसा करती तो उसे तुरंत जवाब मिलता, क्योंकि पंसारी का नाम क्रैनफोर्ड है माय डियर। आंटी ल्यूसिला का तर्क उसके अपने लिए हमेशा बिल्कुल स्पष्ट होता था।
आइरिस जितनी शक्ति संजो सकती थी संजो कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आंखों के नीचे स्याही। मिसेस ड्रेक ने कहा, तुम ज्यादा काम करती रही हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, हफ्तों से। ऐसा तुम सोचती हो डियर, लेकिन ज्यादा टेनिस खेलना भी लड़कियों के लिए बहुत थकाने वाला होता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ की हवा भी कमज़ोर कर देने वाली है। ये जगह एक खाई है। काश जॉर्ज ने उस लड़की की जगह मुझसे सलाह ली होती। लड़की? वही मिस लेसिंग जिसे वह बहुत मानता है। दफ्तर में ठीक तो है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि उसे उसकी जगह से ऊपर रखना ठीक नहीं। उसे खुद को परिवार का हिस्सा समझने के लिए बढ़ावा देना, मैं तो कहती हूँ कि उसे बढ़ावा पाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओह आंटी, रूथ लगभग परिवार का हिस्सा है ही। मिसेस ड्रेक ने नाक सिकोड़ी। वो ऐसा चाहती है, ये तो साफ है। बेचारा जॉर्ज, छोटे से बच्चे जैसा जहाँ तक औरतों का ताल्लुक है। लेकिन ये चल नहीं सकता आइरिस। जॉर्ज को अपने आप से बचाना होगा, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो साफ साफ कह देती कि चाहे मिस लेसिंग अच्छी है, मगर शादी का सवाल ही नहीं उठता। पल भर के लिए तो आइरिस झटके से अपनी उदासीनता से बाहर आ गई। मैंने तो कभी जॉर्ज के रूथ से शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हें तो दिखाई ही नहीं देता तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा है। बेशक तुम्हें जिंदगी का मेरे जितना तजुर्बा नहीं। आइरिस न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। आंटी ल्यूसीला कभी कभी बहुत मज़ेदार हो जाती थीं। वह लड़की शादी करने पर तुली हुई है, इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? फ़र्क पड़ेगा, बेशक फ़र्क पड़ेगा। क्या ये अच्छा ही नहीं होगा? आंटी उसे घूरने लगी। मेरा मतलब है जॉर्ज के लिए अच्छा। मेरे ख्याल में आप उसके बारे में सही हैं। मुझे लगता है वह जॉर्ज को चाहती है। वह उसके लिए बहुत अच्छी बीवी होगी और उसका ध्यान रखेगी। मिसेस ड्रेक ने नाराज़गी दिखाई और उसके भेड़ जैसे नर्म चेहरे पर रोष उभर आया। फिलहाल जॉर्ज का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा जा रहा है। उसे और क्या चाहिए मैं जानना चाहूँगी। बढ़िया खाना और कपड़े रफू हो जाना। घर में तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की का होना उसके लिए बेहद सुखकर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब किसी दिन तुम शादी कर लोगी तब भी मैं उसकी सेहत और आराम का ध्यान रखने के काबिल होंगी, जैसे दफ्तर से आई कोई लड़की रख सकती है, या उससे बेहतर। उस लड़की को घर संभालने के बारे में क्या पता है? आंकड़े, बही खाते, शॉर्ट हैंड और टाइप करना। एक आदमी के लिए घर में इसका क्या फ़ायदा? आइरिस ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर इस मुद्दे पर बहस नहीं की। वह रूथ के रेशम जैसे सीधे काले बालों के बारे में सोच रही थी। साफ निखरी हुई रंगत और दर्जी के सिले हुए सादे कपड़ों में भी उभरती देह के बारे में। बेचारी ल्यूसेला आंटी, उसका सारा ध्यान आराम और घर का इंतज़ाम करने पर था। मोहब्बत से इतनी दूर कि शायद वह उसका मतलब ही भूल गई थी। और अपने अंकल को याद करते हुए सोचा, अगर सच में उसका कभी ज़्यादा मतलब रहा भी था। ल्यूसेला ड्रेक हेक्टर मार्ले की सौतेली बहन थी, पिता की पहली शादी से। उसने अपने से बहुत छोटे भाई के लिए माँ की भूमिका अदा की थी। जब भाई की अपनी माँ मर गई थी, अपने पिता के लिए घर संभालती वह एक अविवाहिता जैसी ही सख्त हो गई थी। वह लगभग 40 वर्ष की थी जब वह रेवरेंड कैलब ड्रेक से मिली थी, जो खुद 50 से ऊपर था। उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत छोटी रही थी, सिर्फ 2 साल। फिर एक छोटे बच्चे के साथ वह विधवा हो गई थी। देर से और अचानक माँ बनना ल्यूसेला ड्रेक के जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा था। उसका बेटा उसके लिए चिंता का कारण बन गया था, दुख का कारण और लगातार एक खर्चा, लेकिन निराशा कभी नहीं। मिसेस ड्रेक अपने बेटे के चरित्र में एक मासूम सी कमजोरी के अलावा और कुछ भी देखने को तैयार नहीं थी। विक्टर दूसरों पर ज्यादा ही भरोसा करने वाला था। बुरे साथियों द्वारा जल्दी ही बहकाया जाता था। उनमें विश्वास करने के कारण विक्टर बदकिस्मत था। विक्टर धोखे में आ जाता था। विक्टर ठगा जाता था। वह दुष्टों के हाथ में शतरंज का मोहरा था, जो उसकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे।
जब भी विक्टर की बुराई की जाती तो मिसेस ड्रेक का भला सा लेकिन बेवकूफ़ाना भेड़ जैसा चेहरा हठ से सख्त हो उठता। वह अपने बेटे को जानती थी। वह प्यारा लड़का था, जीवन से भरा हुआ, और उसके तथाकथित दोस्त उसका फ़ायदा उठाते थे। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि विक्टर को उससे पैसे मांगने से कितनी नफ़रत थी। लेकिन अगर बेचारा इतनी बुरी हालत में था तो वह और कर भी क्या सकता था। माँ के अलावा उसके पास और कोई था ही नहीं जिसके पास वह जाए। फिर भी जैसा कि वह खुद मानती थी, जब आइरिस की देखभाल करने के लिए उनके घर आकर रहने का जॉर्ज का बुलावा आया तो वह खुदा की नियामत जैसा था, और ऐसे वक्त आया था जब वह मायूसी भरी तंगहाली में थी। पिछले 1 वर्ष से वह बहुत खुश और आराम से थी, और अचानक किसी नई उभरती जवान औरत का उसकी जगह ले लेने के औसार हों तो वह उसे अच्छी नज़र से देखती रहे, ये इंसानी फितरत में शामिल नहीं। नए ज़माने की कुशलता और योग्यता जो किसी भी हालत में जॉर्ज के पैसे के लिए उससे शादी कर लेगी। मिसेस ड्रेक ने खुद को ये समझा लिया था। बेशक वह लड़की इसी के पीछे थी, एक बढ़िया घर और अमीर मेहरबान पति। आप ल्यूसिला आंटी को उसकी उम्र में ये नहीं समझा सकते थे कि कोई भी जवान औरत अपनी जीविका के लिए खुद काम करना पसंद करती। लड़कियां हमेशा से ऐसी ही थीं। अगर उन्हें आराम से रखने वाला आदमी मिल जाता तो वे ये बेहतर पसंद करतीं। ये रूथ लेसिंग चालाक थी, धीरे धीरे जॉर्ज के भरोसे में अपने लिए जगह बनाती हुई। जॉर्ज को घर की सजावट के लिए सलाह देती, खुद को उसके लिए ज़रूरी बनाती हुई। मगर भगवान का शुक्र है कि कम से कम एक इंसान तो है जो यह देख सकता है कि वह क्या कर रही है। ल्यूसिला ड्रेक ने कई बार सिर ऊपर से नीचे हिलाया, जिससे उसकी दोहरी ठुड्डी हिलने लगी। भौहों को ऊपर चढ़ाया, बढ़िया इंसानी अक्लमंदी के अंदाज में, और फिर ये मसला छोड़ दिया, एक दूसरे ज़्यादा दिलचस्प और ज़रूरी मसले के लिए। मैं कंबलों के बारे में फ़ैसला नहीं ले पा रही डियर। मैं ठीक से समझ नहीं पा रही कि हम अगली वसंत तक यहाँ नहीं आएंगे या कि जॉर्ज हर सप्ताहांत के लिए यहाँ आना चाहेगा। वह बता नहीं रहा। मुझे लगता है वह सच में नहीं जानता। आइरिस ने इस गैर ज़रूरी बात पर ध्यान देने की कोशिश की। अगर मौसम अच्छा हो तो कभी कभी यहाँ आने में मज़ा आएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा चाहती हूँ। फिर भी अगर हम आना चाहें तो घर तो यहाँ है ही। ठीक है डियर, मगर कोई जानना तो चाहता है, क्योंकि देखो ना, अगर हम अगले साल तक नहीं आते तो कंबलों में नेफ्थलिन की गोलियां डालकर उन्हें रखना होगा। लेकिन अगर हम आ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि तब कंबल इस्तेमाल होंगे और गोलियों की गंध अच्छी नहीं होती। तो उन्हें मत डालो। हाँ, मगर इस बार गर्मी इतनी तेज़ थी कि बहुत से कीड़े हो गए हैं। सब कह रहे हैं कि इस साल कीड़े बहुत होंगे, और ततैये भी। हॉकिंस मुझे कल ही बता रहा था कि इस गर्मी में उसने ततैयों के 30 घोंसले तोड़े हैं। 30! ज़रा सोचो। आइरिस ने हॉकिंस के बारे में सोचा। शाम के वक्त चलता हुआ, हाथ में साइनाइड, रोज़मेरी, हर चीज़ मुड़ मुड़ कर वहीं वापस क्यों आ जाती है। धीरे धीरे आ रही आवाज़ जो आंटी ल्यूसिला की थी जारी थी। अब तक वह किसी और ही मुद्दे पर पहुंच चुकी थीं। अध्याय 2। काश वह यहाँ आए ही न होते। सैंड्रा फेराडे ने ये शब्द इतनी कड़वाहट से कहे कि उसके पति ने हैरानी से मुड़कर उसे देखा। ऐसा लगा जैसे उसके अपने ख्यालों को शब्दों में कह दिया गया था, ख्याल जिन्हें छुपाने की वह इतनी कोशिश कर रहा था। तो सैंड्रा भी उसी की तरह महसूस करती थी। उसे भी लगता था कि फेयर हेवन खराब हो गया था। उसकी शांति भंग हो गई थी। पार्क के दूसरी ओर 1 मील की दूरी वाले पड़ोसियों द्वारा। वो बिना सोचे ही अपनी हैरानी जाहिर करता हुआ बोला, मुझे नहीं पता था तुम भी उनके बारे में ऐसा सोचती हो। उसे लगा जैसे सैंड्रा उसी वक्त अपने में सिमट गई। गांव में पड़ोसी बहुत ज़रूरी होते हैं।
कोई या तो बदतमीज हो सकता है या दोस्ताना। लोगों को परिचितों की तरह नहीं रखा जा सकता जैसा लंदन में होता है। नहीं, स्टीफन बोला, वैसा नहीं किया जा सकता। और अब हम इस खास पार्टी में जाने के लिए वचनबद्ध हैं। दोनों चुप हो गए, मन ही मन लंच पर हुए नाटक नज़ारे को याद करते हुए। जॉर्ज बार्टन मिलनसार था, बल्कि ज़्यादा ही खुश, एक दबी हुई उत्तेजना के साथ जिसे उन दोनों ने महसूस किया था। रोज़मेरी की मृत्यु से पहले स्टीफन ने कभी जॉर्ज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जॉर्ज हमेशा पीछे ही रहता था, एक खूबसूरत जवान औरत का नर्मदिल उबाऊ पति। स्टीफन को जॉर्ज के साथ हुए धोखे पर कभी बेचैनी भी नहीं हुई थी। जॉर्ज इस तरह का पति था जो पैदा ही इसलिए हुआ था कि उसके साथ धोखा हो। उम्र में इतना बड़ा, एक सुंदर और मनमौजी औरत को संभाले रखने के लिए ज़रूरी आकर्षण से रहित। क्या जॉर्ज को खुद ही धोखा हुआ था? स्टीफन को ऐसा नहीं लगता था। वह समझता था कि जॉर्ज रोज़मेरी को अच्छी तरह जानता था। वह उससे मोहब्बत करता था और एक ऐसा आदमी था जो अपनी पत्नी को आकर्षित कर पाने की अपनी ताकत को लेकर भी घमंड से खाली था। फिर भी जॉर्ज ने दुख तो सहा होगा, स्टीफन सोचने लगा। जब रोज़मेरी की मृत्यु हुई थी तब जॉर्ज को क्या महसूस हुआ होगा। उस दुखद हादसे के बाद वाले महीनों में उसने और सैंड्रा ने जॉर्ज को कम ही देखा था। जब वह अचानक लिटिल प्रायर्स में उनका पड़ोसी बनकर आया, तभी वो दोबारा उनकी जिंदगी में आया था और एकदम बदला हुआ लगा था। ज़्यादा खुश, ज़्यादा आशावादी और हाँ, यकीनन अजीब सा। आज भी वो अजीब सा था। वो अचानक दिया गया निमंत्रण, आइरिस के 18वें जन्मदिन पर पार्टी। वो आशा करता था कि स्टीफन और सैंड्रा दोनों आएंगे। स्टीफन और सैंड्रा उन पर इतने मेहरबान रहे थे। सैंड्रा ने झट कहा था उनको खुशी होगी। सामान्यतः वे एक बार लंदन चले जाएंगे तो स्टीफन व्यस्त हो जाएगा और उसके अपने भी कई उकताने वाले काम होंगे, मगर उसे उम्मीद थी कि वे किसी तरह आ ही जाएंगे। तो फिर अभी दिन तय कर लेते हैं, कर लें? जॉर्ज का चेहरा गुलाबी, मुस्कुराता हुआ आग्रही। मैं सोच रहा था कि अगले हफ्ते के बाद एक दिन, बुधवार या गुरुवार। गुरुवार को 2 नवंबर है, क्या वो ठीक रहेगा? हम कोई भी दिन तय कर सकते हैं जो आप दोनों के लिए ठीक हो। अचानक स्टीफन ने अपने ख्यालों को आवाज़ दी। हमारा जाना ज़रूरी नहीं। सैंड्रा ने अपना चेहरा ज़रा सा उसकी ओर घुमाया। चेहरे पर सोचने और फिक्रमंद होने का भाव था। तुम सोचते हो ज़रूरी नहीं? कोई बहाना बना देना आसान है। वो हमारे किसी और दिन आने पर जोर डालेगा या दिन बदलने का। वो हमारे आने पर अड़ा हुआ लगता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों। ये आइरिस की पार्टी है और मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो हमारे साथ के लिए इतनी उतावली है। नहीं, सैंड्रा सोच में डूबी थी। फिर वो बोली, क्या तुम जानते हो पार्टी कहाँ होने वाली है? नहीं, लक्समबर्ग में। इस झटके ने जैसे स्टीफन की आवाज़ ही छीन ली। उसे अपने गालों का रंग उड़ता हुआ महसूस हुआ। अपने को संभाल कर उसने सैंड्रा की नज़रों से नज़रें मिलाईं। ये सिर्फ उसकी कल्पना ही थी या सच में सैंड्रा की नज़र अर्थपूर्ण थी? मगर ये तो बेतुकी बात है, वो बोला, अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए कुछ गरजता हुआ सा। लक्समबर्ग, वो सब दोबारा जिंदा करने के लिए, वो आदमी ज़रूर पागल है। मैंने इसके बारे में सोचा है। फिर तो हम ज़रूर ही जाने के लिए मना कर देंगे। पूरा वाक़या ही बदमज़ा था। तुम्हें वो सारी मशहूरी याद है? अखबारों में तस्वीरें। मुझे सारी दर्दनाक घटना याद है। क्या उसे एहसास नहीं कि हमारे लिए ये कितना नागवार होगा? जानते हो स्टीफन, उसके पास कारण है, कारण जो उसने मुझे बताया। क्या था वो? स्टीफन ने भगवान का शुक्र किया कि बोलते वक्त सैंड्रा दूसरी तरफ देख रही थी। वो लंच के बाद मुझे एक तरफ ले गया। उसने कहा कि वो बताना चाहता था। उसने बताया कि वो लड़की आइरिस अपनी बहन की मौत के सदमे से पूरी तरह नहीं उभरी थी। वह रुकी
और स्टीफन ने बेमन से कहा, हो सकता है ये काफ़ी हद तक सच हो, वो सेहतमंद नहीं लगती। लंच पर मुझे लगा था कि वो बीमार थी। हाँ, मैंने भी ये देखा था। हालांकि कुल मिलाकर वो इन दिनों सेहतमंद और खुश दिखती रही है। लेकिन मैं तुम्हें वो बता रही हूँ जो जॉर्ज बार्टन ने मुझसे कहा। उसने मुझे बताया कि जहाँ तक हो सका आयरिस लग्जमबर्ग से कतराती रही है। मुझे कोई हैरानी नहीं। लेकिन जॉर्ज के मुताबिक ये गलत है। शायद उसने इसके बारे में एक नर्व डॉक्टर की भी राय ली है, आजकल के नए डॉक्टर, और उसने सलाह दी कि किसी सदमे के बाद उसका सामना करना चाहिए, न कि उससे कतराना चाहिए। शायद ये उसूल है कि हवाई हादसे के बाद पायलट को एकदम दोबारा उड़ान पर भेज दिया जाए। तो क्या स्पेशलिस्ट एक और खुदकुशी की सलाह देता है? सैंड्रा ने धीरे से कहा। उसका सुझाव है कि उस रेस्तरां से जुड़ी यादों से उबरना होगा। आखिरकार वह सिर्फ एक रेस्तरां ही है। उसने एक आम सी खुशगवार पार्टी की सलाह दी, जहां तक हो सके उन्हीं लोगों के साथ। उन लोगों के लिए कितनी खुशी की बात! क्या तुम्हें इतना बुरा लग रहा है स्टीफन? स्टीफन के अंदर खतरे की एक तेज घंटी बजी। वह जल्दी से बोला, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बस मुझे ये एक डरावना ख्याल लगा था। ज्यादती तौर पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। हकीकत में मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता तो? सैंड्रा ने उसे टोका। मुझे बुरा लगा, काफ़ी बुरा, मगर जिस ढंग से जॉर्ज बार्टन ने कहा, मना करना मुश्किल हो गया। आखिर उसके बाद से मैं कई बार लग्जमबर्ग गई हूँ, तुम भी। अक्सर वहाँ बुलाया जाता है, लेकिन इन हालातों में नहीं। नहीं, स्टीफन ने कहा, जैसा तुम कह रही हो, मना करना मुश्किल है, और अगर हम टाल देते हैं तो निमंत्रण फिर से आएगा। मगर सैंड्रा, कोई वजह नहीं है कि तुम ये सब सहो। मैं चला जाऊंगा और तुम आखिरी मिनट में इनकार कर सकती हो। सिर दर्द, सर्दी, ऐसा ही कुछ। उसने सैंड्रा की ठुड्डी को ऊपर उठते देखा। वह तो बुज़दिली होगी। नहीं स्टीफन, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। आखिर उसने स्टीफन की बाह पर अपना हाथ रखा। हमारी शादी का मतलब कितना भी कम हो, फिर भी इतना तो होना चाहिए कि हम बुरे वक्त में साथ रहें। स्टीफन उसे एकटक देख रहा था। उस एक वाक्य से बेआवाज़ होकर जो बड़ी आसानी से सैंड्रा के मुंह निकल गई थी, मानो ऐसी बात कह दी गई हो जो जानी पहचानी तो थी, लेकिन ज़्यादा अहम नहीं। अपने को संजोकर वह बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, चाहे हमारी शादी का मतलब कितना भी कम हो? सैंड्रा ने फैली हुई ईमानदार आंखों से एकटक उसे देखा। क्या ये सच नहीं है? नहीं, 1000 बार नहीं। मेरे लिए हमारी शादी सब कुछ है। वो मुस्कुराई। मेरे ख्याल में है, एक तरह से। हम अच्छे साथी हैं स्टीफन। हम साथ मिलकर तसल्ली लायक ढंग से काम कर लेते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। स्टीफन को लगा उसकी सांस उखड़ी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों में सैंड्रा का हाथ कसकर थाम लिया। सैंड्रा, क्या तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए सारी दुनिया हो? और सहसा सैंड्रा को समझ आ गया। ये यकीन करने लायक नहीं था, उम्मीद से परे था, लेकिन ऐसा था। वो स्टीफन की बाहों में थी और वो उसे जकड़े हुए था, उसे चूमता हुआ, अटकते अटकते समझ न आने वाले शब्द बोलता हुआ। सैंड्रा, सैंड्रा डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कितना डरता रहा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। सैंड्रा ने खुद को कहते सुना। रोज़मेरी की वजह से? हाँ। स्टीफन उसे छोड़कर एक कदम पीछे हटा। घबराहट में उसका चेहरा बेढंगा सा हो गया था। तुम्हें पता था रोज़मेरी के बारे में? बेशक, पूरा वक्त। और तुम समझती हो? सैंड्रा ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं समझी। मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समझूंगी। तुम उससे प्यार करते थे? असल में नहीं, प्यार मैं तुमसे करता था। कड़वाहट की एक लहर सैंड्रा के अंदर दौड़ गई। उसने स्टीफन के शब्दों को दोहराया।
मुझे कमरे के पार देखकर पहले ही क्षण से उस झूठ को दोहराना मत, क्योंकि वो झूठ था। स्टीफन इस अचानक हमले से हैरान नहीं हुआ। वो उसके शब्दों पर गौर करने लगा। हाँ, ये एक झूठ था, और फिर भी एक अजीब ढंग से नहीं था। मुझे यकीन होने लगा है कि ये सच था। ओह, समझने की कोशिश करो सैंड्रा। तुम उन लोगों के बारे में जानती हो जिनके पास अपने नीच कामों पर पर्दा डालने के लिए नेक और अच्छी वजह होती है। लोग जिन्हें ईमानदार होना ही पड़ता है जब वो बेरहम होना चाहते हैं, जिन्हें ये वो दोहराना अपना फ़र्ज़ लगता है, जिन्हें अपने साथ भी इतना ढोंग करना पड़ता है कि वो यही सोचते सोचते जीवन के आखिर तक पहुंच जाते हैं कि उनका हर एक नीच और जानवरों जैसा काम बिना खुदगर्जी के था। समझने की कोशिश करो कि ठीक इससे उल्टी तरह के लोग भी होते हैं। लोग जो हर चीज़ में बुराई देखते हैं, अपने में और ज़िंदगी में इतना कम यकीन रखने वाले कि वे सिर्फ अपने ख़राब इरादों को ही सच मानते हैं। तुम वो औरत थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, कम से कम ये सच है। और अब मैं पीछे देखता हूँ तो सच में ये मानता हूँ कि अगर ये सच न होता तो मैं कभी इस रिश्ते को आखिर तक नहीं पहुँचाता। सैंड्रा कड़वाहट से बोली, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? नहीं, मैंने कभी प्यार नहीं किया था। मैं भूखा, सेक्स से महरूम इंसान था जो इस बात पर घमंड करता था। हाँ, मैं करता था अपने बदमिजाज ठंडेपन पर, और तब मुझे प्यार हो गया कमरे के पार से, एक बेवकूफ़ाना किस्म का ज़ोरदार गैर जिम्मेदार नौजवानों वाला प्यार। गर्मियों के बीच में आने वाला आंधी तूफान, थोड़े से वक्त के लिए, सच न लगने वाला और जो जल्दी ही ख़त्म भी हो गया। उसने कड़वाहट से जोड़ा, एक मूर्ख की कही हुई कहानी, गरज बरस से भरी, जिसका कोई मतलब नहीं। कुछ रुककर वह कहता रहा, यहीं फेयर हेवन में ही मुझे होश आया था और सच का एहसास हुआ था। सच का? जिंदगी में मेरे लिए जो एक चीज़ अहमियत रखती थी वो थी तुम और तुम्हारा प्यार बरकरार रखना। सिर्फ अगर मुझे पता होता। तुम क्या सोचती थी? मैं सोचती थी कि तुम उसके साथ भाग जाने की तरकीब बना रहे थे। रोज़मरी के साथ? वह थोड़ा हंस दिया। वह तो वाकई में ज़िंदगी भर के लिए गुलामी करने की सज़ा होती। क्या वह नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ भाग जाओ? हाँ, वो चाहती थी। फिर क्या हुआ? स्टीफन ने गहरी सांस खींची। वो वापस वहीं पर थे, एक बार फिर उस अनदेखे खतरे का सामना करते हुए। वो बोला, फिर लग्जमबर्ग हो गया। दोनों चुप हो गए। वे जानते थे कि वे एक ही चीज़ देख रहे थे। कभी खूबसूरत रही एक औरत का जहर से नीला पड़ गया चेहरा, एक मरी हुई औरत को एक टक देखते हुए, और फिर ऊपर देखने पर एक दूसरे से नज़रें मिलना। स्टीफन ने कहा, भूल जाओ सैंड्रा, भगवान के लिए हमें भुला देना चाहिए। भूलने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें भूलने नहीं दिया जाएगा। एक विराम। फिर सैंड्रा ने कहा, अब हम क्या करेंगे? जो तुमसे अभी कहा था, हालात का सामना, एक साथ इस भयानक पार्टी में जाएंगे, उसकी जो भी वजह हो। जॉर्ज ने आयरिस के बारे में जो कहा, उस पर तुम्हें यकीन नहीं? नहीं, तुम्हें है? वह सच हो सकता है, लेकिन अगर है भी तो भी ये असली वजह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है असली वजह क्या है? मैं नहीं जानती स्टीफन, मगर मैं डरती हूँ। जॉर्ज बार्टन से? हाँ, मेरा ख्याल है वो जानता है। स्टीफन तेज़ी से बोला, क्या जानता है? सैंड्रा ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखों में देखा। वो फुसफुसाई, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए, दुनिया भर की हिम्मत। तुम एक बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो स्टीफन, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, और कुछ भी उसके आड़े नहीं आएगा।
मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे ख्याल में ये पार्टी क्या है सैंड्रा? मेरे ख्याल में ये एक जाल है, वह धीरे धीरे बोला, और हम उसमें जा फंसें। हम ये जाहिर नहीं कर सकते कि हमें मालूम है कि ये एक जाल है। नहीं, ये सच है। सहसा सैंड्रा सिर पीछे करके हंसने लगी, बोली, बुरे से बुरा कर लो रोज़मेरी, तुम जीत नहीं पाओगी। स्टीफन ने उसका कंधा पकड़ लिया। चुप करो सैंड्रा, रोज़मेरी मर चुकी है। मर चुकी है? कभी कभी लगता है वो जिंदा है। और भाग 2 के अध्याय 1 और 2 मैं जल्द ही आगे के अध्याय भाग 2 के लेके प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।